आज जियोग्राफी की पहली क्लास है, चैप्टर 1। आइए देखते हैं एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हम जानते हैं क्या है। ठीक, एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी मतलब आपका ना एक समझ को एक स्तर ऊपर ले जाना है। सोच क्या एग्ज़ाम के थ्रू से बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश में देखने में कितना अच्छा लगता है। आप कभी संध्या और शाम के समय आप छत पे जाएं और छत पे जाके आसमान की तरफ देखें, या कहीं भी खड़े हो गए आसमान की तरफ देखें। जब धूप हट जाए तो आप देखेंगे बहुत अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिनकी आप गणना भी नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत हो मानो आकाश में हीरे जड़े हों। कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तो लेकिन अगर आप उन्हें ध्यान से देख पाएंगे तो उनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग होता है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। ठीक, इनकी चमकीली वस्तुओं को के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। ठीक है, चंद्रमा को आप देखेंगे कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कभी छोटा कभी बड़ा कभी मध्यम, इस टाइप में दिखाई देता है। ठीक, आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग महीने में एक बार देखते हैं। ठीक, पूर्ण चंद्रमा को महीने में सिर्फ एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता था। ठीक, यह पूर्ण चंद्रमा की रात को पूर्णिमा कहा जाता है। 15 दिन के बाद इसे आप नहीं देख पाएंगे। यह नए चंद्रमा की रात को अमावस्या कहते हैं। नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। नए चंद्रमा की रात या अमावस्या कहते हैं। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आसमान जब साफ होता है तो उसका अवलोकन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। जब सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है तो उसमें क्या होता है कि अन्य वस्तुएं जो है, छोटी मोटी वस्तुएं तेज बहुत धीमे होती हैं, तो वो प्रकाश में विलीन हो जाती हैं, तो इसी वजह से हम देख नहीं पाते। ठीक, सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं, जिसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। इन्हीं को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य चंद्रमा, यही सब लोगों को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते थे। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के गर्म एवं गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इनके पास जो है अपनी ऊष्मा और प्रकाश, जैसे सूर्य को देख लीजिए, और जिससे वे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है। ठीक, जिसको भगवान मानना है भगवान मानिए, सूर्य मानना है सूर्य मानिए, तारा मानना है तारा मानिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि सूर्य भी एक तारा ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रात के समय
रात के समय जो है अनगिनत तारे सूर्य के से ही समान हैं। रात के समय जो अन्य तारे हैं वो सूर्य के ही समान हैं, चमकते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो डिस्टेंस है सूर्य की अपेक्षा बहुत दूर है। तो इस वजह से हम महसूस नहीं कर पाते उनकी ऊष्मा। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आप अब कुछ दूरी पर कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। तो सेम वैसे है, जैसे कोई वस्तु है, इसको जितना दूर करते जाएंगे तो उस ये वस्तु उतनी छोटी दिखाई देगी। सेम वैसे ही अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज को देख लीजिए, या फिर अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा बाज को देख लीजिए, छोटा दिखाई देता है। या फिर ऊंचाई पर उड़ रही पतंग को देखिए, कितना छोटे दिखाई। सेम वैसे है, रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों में देख सकते हैं। ये देखिए, ये विविध आकृति बनाई गई है। ये हम लोग देखिए, ये है उत्तर की तरफ ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा ये है ध्रुव तारा, और ये बच्ची यहाँ से देख रही है। ठीक, सांकेतिक तारे ये सेम यहाँ से यहाँ तक। आप आगे देखते हैं क्या है, छोटा दिखाई देता है। रात के समय आप तारों को विभिन्न समूहों या आकृतियों में देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल, अब इनको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इस प्रकार की एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर, इनको भी नक्षत्र मंडल की ही श्रेणी में रखा गया है। बहुत आसानी से यह पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सप्त सात या ऋषि संत, ठीक है। सप्तऋषि को सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल को अर्था मेजर का भाग है। ठीक है। आपने अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाए। ठीक, कोई मतलब नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों के द्वारा ही करते थे। इस समय हम लोगों के पास कंपास आ गया, तो हम लोग पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर है तो ये हम लोग बता सकते हैं। उस समय मेरे जब किसी के पास कुछ नहीं था, कंपास नहीं था, तो कैसे निर्धारण करते थे? ध्रुव तारा की तरह, ध्रुव तारा से रात्रि के समय में, क्योंकि ध्रुव तारा रात्रि के समय तारों का सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। ठीक, और इसे ही ध्रुव तारा कहा जाता है। इसी को ध्रुव तारा कहते हैं। समझ में आई बात? यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। आसमान में देखेंगे हमेशा उत्तर के ही दिशा में रहता है, एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। सप्तऋषि आप देख सकते हैं, यही है 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, यही है सप्तऋषि तारा, और ये देखिए ध्रुव तारा है। आगे बढ़ते हैं। तारों को आपस में मिलते हुए काल्पनिक कक्षा के प्राचीन समय, ठीक है, आप देख सकते हैं। सप्तऋषि मंडल में संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखाएं खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। ठीक, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वे दूसरों की मदद से
प्रकाशित होते हैं, तारों की मदद से प्रकाशित होते हैं, तो उनको हम ग्रह कहते हैं। जो किसी दूसरे, अब जैसे हाँ, हम किसी और के ऊपर आश्रित होंगे, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है, ना खाना है ना पीना, हम दूसरे के ऊपर आश्रित होंगे और दूसरे के हिसाब से चलेंगे, तो उसी को कहा गया है। वो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऊर्जा से प्रकाशित होते हैं, उसी को पिंड या ऐसे पिंड को ग्रह कहा गया है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रह को प्लेनेट कहा जाता है। ग्रीक भाषा में प्लेटनाई कहा जाता है, ग्रीक भाषा भी बता दिया, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, चारों ओर घूमने, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। परिभ्रमक को ही परि मतलब चारों, भ्रमक मतलब घूमने वाला, परिभ्रमक चारों ओर घूमने वाले को ही ग्रह कहा गया है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है। जो संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा है, यह सूर्य से प्राप्त करता है। पृथ्वी जो है ग्रह है, यह संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का एक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। समझ में आया? ये देखिए, ये पृथ्वी कहाँ है, देख लीजिए। ये रहा बुध है, ये रहा शुक्र है, ये है पृथ्वी, ये है मंगल, ये है क्षुद्र ग्रह, ठीक, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। अब देखें यार, नीचे नहीं जाएगा। अब फिर इसके बाद बृहस्पति, जुपिटर, फिर शनि, फिर यूरेनस। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब पृथ्वी के साथ चलने वाला है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी जो है पृथ्वी का सहचर है और पृथ्वी का ही यह चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है, मतलब अपने उपग्रह भी है। अब यहाँ देखते हैं, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य का परिवार को ही सौर मंडल कहा जाता है। ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, चौथ, ये सब जो है सूर्य के ही परिवार हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों में लिखा गया है। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका हम उपयोग एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना, 2 ग्रीक शब्दों से, जिनमें जीई शब्द का प्राय है कि पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन करने वाला। जियो प्लस मेट्रिया मतलब जियोमेट्रिया मतलब पृथ्वी का मापन करने वाला। जियो प्लस ऑइड, ठीक, पृथ्वी के आकार। जियोइड पृथ्वी का आकलन के आकार के अनुरूप। अब हम पढ़ते हैं सौर मंडल किसको कहते हैं। सौर मंडल के बारे में जानते हैं। सौर मंडल जो है 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडलों का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका अर्थ है मुखिया है सूर्य। सौर मंडल क्या है? सौर मंडलों का
कुछ ग्रहों उपग्रहों का एक कंसाइज रूप है सौर मंडल। सौर के अंदर मंडल जो है इसी को सौर मंडल कहा गया है, जिसमें कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड है, ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और इनके जो मुखिया हैं वो सूर्य भाई साहब हैं। और सूर्य के अंदर तेज है तो इसी वजह से उनको इनका मुखिया बना दिया गया। मुखिया के अंदर क्या है? मुखिया सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। मुखिया जी जो है सेंटर में रहेंगे ही, क्यों नहीं, उनके पास इतनी दिव्य शक्ति है। ये बहुत बड़ा है, ये अब केंद्र में है, सूर्य को मुखिया बनाया गया तो बड़ा होना वास्तविकता भी है। और अत्यधिक गर्म गैसों से बने हैं। ठीक, अभी उनके अंदर गर्मी है तो गर्मी कैसे होगा? गर्म गैसों का बना होगा। इनका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव बल है सौरमंडल को इसी वजह से बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए, हमारे सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इतनी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी से लगभग 1500 किलोमीटर 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब ग्रह किसको कहते हैं? ग्रह क्या है? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार ठीक, सबसे पहले बुध है, फिर इसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब ग्रह हैं, 8 ग्रह। सूर्य की दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम रखने का तरीका क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड यूएस नट्स। ठीक है, माई मतलब जो। अब आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों का एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल जो है सभी 8 ग्रह हैं। सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? बस चंद्रमा लगाता है। ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये रास्ते जो है दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिनको कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। किसको? बुध को सबसे नज़दीक है और इसको लगाने में चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। शुक्र को जुड़वा ग्रह भी इनको कहा गया है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। आकार आकृति पृथ्वी के समान है, तो इसी वजह से जुड़वा ग्रह भी कहा गया है। अब किसका जुड़वा ग्रह? शुक्र को पृथ्वी का। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है। ठीक, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया। कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरियस तथा प्लूटो बौना ग्रह कहे जा सकते हैं। प्लूटो को बौना ग्रह कहे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है और आकार में 5वां। आकार में सबसे बड़ा 5वां ग्रह है, 5वां है। अब ध्रुवों के पास सबसे
थोड़ी चपटी है, ध्रुव के पास थोड़ी चपटी हुई। देखिए पृथ्वी कैसे है, यहाँ थोड़ी चपटी है, थोड़ी यहाँ चपटी है, थोड़ी यहाँ चपटी है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है। ठीक, ये दोनों ध्रुव हैं, ये ध्रुव है, यहाँ थोड़ी थोड़ी चपटी हुई है। अब क्या है, थोड़ी चपटी, यही कारण है इनके ध्रुव, इनके आधार आकार को भू आभाग कहा जाता है। ये भू आभाग कहा जाता है इनके आकार को। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान का आकार। जीवन के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां भी हैं, केवल पृथ्वी भी ही नहीं पाई जाती, केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। यहाँ अनुकूल परिस्थितियां भी पाई जाती है, केवल पृथ्वी पर ही संभव है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म होती है, न तो अधिक ठंडी रहती है। यहाँ पानी एवं वायु की उपस्थिति भी है, जो हमें जीवन के लिए, हमारे जीवनदायिनी है। हम कह सकते हैं जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वायु में जीवन के कारण, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें क्या है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इन्हीं कारणों से जो है पृथ्वी जो है सबसे अद्भुत ग्रह है। तो अंतरिक्ष से देखने पर जो है पृथ्वी नीले रंग का दिखाई दे। अंतरिक्ष में जब जाएंगे तो पृथ्वी जो है नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसमें 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। 2 सतह पानी से ढका होने के कारण यह जो है नीला दिखाई देता है। अब चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। यह व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, इतनी दूरी पर है। अब आप पृथ्वी से एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के, सूर्य जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और ये पृथ्वी चंद्रमा जो है 3,84,400 किलोमीटर। तो अब पास कौन है, तो चंद्रमा ही है। अब क्या है, चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर गए। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर और ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसी को उपग्रह कहा गया है। मानव निर्मित उपग्रह, कृत्रिम पिंड, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संचार माध्यम का उपयोग किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह आईसैट, IRS, एडुसैट आदि हैं। ठीक है, चलिए ठीक, ये देखिए पृथ्वी रॉकेट का प्रक्षेपण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ टूट के अलग हो रहा है, फिर यहाँ टूटा अलग हुआ, तो फिर यह जाके पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश हो गया। अब क्या है, पृथ्वी
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर भी करता है। अपने अक्ष पर एक बार पूरा गोलाई में यह चक्कर लगाता है 27 दिन में। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, वहाँ जीवनदायिनी नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसको कहा गया है? तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा गया है। असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने, और उसमें किस तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त हैं ये लोग। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहा गया है। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ठीक है, ये देखिए क्षुद्र ग्रह एक है। उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड के बारे में, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कौन? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को, पत्थर के छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहा गया है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आते हैं कि प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के ग्रहण के कारण ही ये गर्म होकर जल जाते हैं। परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरीके से बिना जले पृथ्वी पर, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले मैदान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी की पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। जब आसमान में देखेंगे एक चौड़ी पट्टी होगी जो आसमान का तारों का समूह होगा। ये देखिए, ये चौड़ी पट्टी, ठीक, यही वाली पट्टी कहा जा रहा है। ये पट्टी आकाशगंगा, इस पट्टी को आकाशगंगा या मिल्की वे भी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड भी विशालता की परिकल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। इसके आकार के संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। देखिए, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? ठीक, तो ये क्लास थी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगली क्लास जो है अगले दिन करेंगे। जो गलती हो उसको माफ़ करिएगा। जो समझ में ना आया हो कमेंट में बताइएगा।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिए। बताइए कि क्लास कैसी रही, कुछ क्वेश्चन पूछना हो उसको कमेंट में आप बताइए, तो हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद।